गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, मैं श्रीमती ऋतु अरोरा क्लास 11th की सिविक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पिछले कुछ लेक्चर से खंड क नागरिक शास्त्र के पाठ 6 का अध्ययन कर रहे थे। उसके तहत 5 लेक्चर्स हम लोग पढ़ चुके हैं और आज इसका अंतिम लेक्चर, अंतिम पार्ट, अंतिम वीडियो इस लेसन का है पार्ट 6, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंतर्गत हम लोग ने यूएनओ के बारे में ही जाना प्रमुख रूप से। 2 और संस्थाओं के बारे में थोड़ा बहुत बात की हमने। एक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, और अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। प्रमुख रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हमने इस अध्याय में जानने का प्रयास किया। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए यूएनओ एक विश्व संस्था के रूप में यूएनओ की सफलताएं और असफलताएं क्या हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का बच्चों मूल उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहां भी सशस्त्र आक्रमण हो वहां सुरक्षा के लिए सामूहिक कार्यवाही करना है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ का दायित्व अंतर्राष्ट्रीय विवादों और शांति भंग करने वाले कार्यों को रोकने के साथ साथ ऐसी परिस्थितियों को जन्म लेने से रोकना है जिसके कारण विश्व शांति तथा सुरक्षा को खतरे की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने अनेक विवादों को प्रभावी ढंग से समाधान करने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ ऐसे समाधान भी हैं कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिनके समाधान में वह यूएनओ असफल भी रहा है, सभी समस्याओं को हल नहीं कर पाया। तो आज हम जानेंगे कि कहाँ किन क्षेत्रों में उसने सफलताएं प्राप्त की और किन क्षेत्रों में असफलताएं या आंशिक सफलताएं प्राप्त की। संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएं, पहला है शांति एवं सुरक्षा की स्थापना। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताओं का अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जाएगा। शांति और सुरक्षा की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवादों, मतभेदों और तनावों को अनेक बार बचाया है, उग्र होने से बचाया है। इसने मध्यस्थता, पंच निर्णय, क्षेत्रीय व्यवस्थाओं आदि के द्वारा तनावों को युद्ध में परिणत होने से बचाया। अनेक बार युद्ध विराम, दंडात्मक हस्तक्षेप, सामूहिक कार्यवाही, कानूनी निर्णय आदि द्वारा शांति स्थापित की है। जिन अंतर्राष्ट्रीय तनावों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कम या दूर किया है उसमें प्रमुख हैं सीरिया, ईरान, लेबनान आदि में विदेशी सेनाएं हटवाना, बर्लिन के घेरे की समाप्ति में सहायता देना, स्वेज नहर संकट का समाधान करना, कांगो की एकता बनाए रखना, कश्मीर में युद्ध विराम करवाना, फिलिस्तीन में सोवियत संघ की सेनाओं को हटाया जाना, ईरान इराक युद्ध विराम, नामीबिया की स्वतंत्रता, कुवैत को ईरानी कब्जे से मुक्त करना, सोमालिया में ऑपरेशन रिस्टोर होप 1992 और कंबोडिया में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना देना, ये सभी शांति और सुरक्षा के तहत किए गए प्रयास हैं। दूसरा है आतंकवाद का विरोध। यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निरंतर ही आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 24 दिसंबर 1994 को सब प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव के अनुसार आतंक और हिंसा के कार्यों को किसी हालत में उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह प्रस्ताव विश्व समुदाय से अनुरोध करता है कि वह राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी सहयोग बढ़ाकर आतंकवाद की चुनौती का सामना करे। तीसरा है निशस्त्रीकरण। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ ने निशस्त्रीकरण के लिए अनेक प्रयास किए हैं और आज भी कर रहा है। इसने निशस्त्रीकरण हेतु अनेक सम्मेलनों का भी आयोजन किया है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध।
साम्राज्यवाद होता है अपने साम्राज्य का विस्तार करना। उपनिवेशवाद यानी अपने रहने योग्य स्थान को एक और किसी और देश को जीत करके उस पर अपना दूसरा अधिकार जताना या उस पर भी अधिकार जताना, उसको अपना उपनिवेश बनाना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को समाप्त करने में बहुत सहायता की। जैसे बच्चों, भारत जो है इंग्लैंड का उपनिवेश था, यानी दूसरा रहने का स्थान था। जिन न्यास क्षेत्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत न्यास पद्धति में रखा गया था वे आज स्वतंत्र हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपनिवेशवाद को गैर कानूनी घोषित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व जनमत को आज इतना जागृत कर दिया कि आज किसी क्षेत्र को कोई अपना उपनिवेश बनाने का साहस नहीं कर पा रहा है। और धीरे धीरे उपनिवेशवाद को समाप्त करने में जो न्यास परिषद की स्थापना की थी, आज उस न्यास परिषद को भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया है, क्योंकि आज विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो दूसरे देश के अधीन हो, दूसरे देश का उपनिवेश हो। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सफलताएं। आर्थिक और सामाजिक असंतोष यानी आर्थिक रूप से अंतर, कोई धनी है, कोई बहुत धनी है, कोई बहुत निर्धन है, तो ये आर्थिक अंतर है, आर्थिक असंतोष। इसी तरह सामाजिक असंतोष, समाज में कुछ व्यक्ति तो सारी सुख सुविधाओं का भोग कर रहे हैं और कुछ व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं का प्रयोग भी नहीं कर पा रहे, तो ये सामाजिक असंतोष। आर्थिक सामाजिक असंतोष, भूख, दरिद्रता, निरक्षरता। भूख, दरिद्रता, निरक्षरता मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं, अनभिज्ञता, जानकारी न होना आदि जो युद्धों के अंतर्निहित कारण होते हैं, उन्हें दूर करने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने निरंतर प्रयास किए। बाढ़, तूफान, अकाल, भूकंप जैसी आपदाओं के समय संघ ने सक्रिय सहायता की है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयत्नों में जुटा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न अभिकरण और हजारों सिविल सेवक निरंतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सद्भावना और सह अस्तित्व की भावना का विकास कर रहे हैं कि सभी विश्व में रहने वाले सभी व्यक्ति समान हैं, समान नागरिक हैं और उनको समान मानव अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसीलिए यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार का संरक्षक भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की घोषणा की। इन अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक सुरक्षा, नारी पुरुष समानता, विश्राम का अधिकार, दास प्रथा की समाप्ति आदि सम्मिलित है। मानवाधिकार आयोग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार के संरक्षक की भूमिका निभा रहा है। मुझे एमनेस्टी जनरल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये जो मैंने प्रश्न में दिया है लेकिन मैंने इसके बारे में लिखा नहीं, एक शॉर्ट नोट के तरह याति लघु के रूप में आता है, इसको सुन लीजिए, आप लिख सकते हैं। ये एक स्वयंसेवी संगठन है। संगठन संपूर्ण विश्व में मानवाधिकार की रक्षा हेतु अभियान चलाता है। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जो संगठन बनाया गया है उसे नाम दिया गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल। यह संगठन मानवाधिकार से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करता है एवं प्रकाशित करवाता है। संगठन की रिपोर्ट सरकारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों पर होती है, अतः सरकारों द्वारा इसे नापसंद किया जाता है। संगठन को रिपोर्ट मानवाधिकार से संबंधित अनुसंधानों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएं। अब हम पढ़ेंगे यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताएं कौन कौन सी हैं? कहीं कहीं यूएनओ ने आंशिक सफलता प्राप्त की। आंशिक मतलब कुछ हद तक, थोड़ी बहुत। कहीं कहीं पूर्ण सफलता, बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली। तो पहले आंशिक
सफलताएं संयुक्त राष्ट्र संघ को निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाने, विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक असंतुलन को कम करने, समुद्री संपदा के उचित दोहन आदि मामलों में आंशिक सफलता ही मिली है। पूर्ण सफलताएं, पूर्ण असफलताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक विवादों को सुलझाने में असफल रहा है, जैसे कश्मीर मुद्दा, बच्चों कश्मीर विवाद, ये प्रारंभ से चला आ रहा है जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 से, और आज तक ये समस्या बना हुआ है। इसकी समस्या का कोई भी निदान या समाधान संभव नहीं हो पाया। इसी तरह अरब इजराइल समस्या, हंगरी की समस्या, इराक पर अमेरिकी हमला, यूगोस्लाविया में शांति बहाली, ये सब पूर्ण रूप से इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ असफल रहा है, इन विवादों को निपटा नहीं पाया। और तीसरा है महाशक्तियों की मनमानी रोकने में असफल। संयुक्त राष्ट्र संघ महाशक्तियों की मनमानी रोकने में भी सफल नहीं हो पाया है। महाशक्ति कौन कौन सी हैं बच्चों? पहले दो थी, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी सोवियत रूस। लेकिन बाद में शीत युद्ध के बाद सोवियत रूस महाशक्ति से समाप्त हो गया और अब एक ही महाशक्ति बन गया अमेरिका। तो शीत युद्धोत्तर काल में भी एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की मनमानी को रोकने में भी वह पूर्ण रूप से असफल रहा है। तो एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के बिखराव के बाद 15 भागों में सोवियत संघ विभक्त हो गया था। विश्व में एक ही महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका रह गई, अतः विश्व अब एक ध्रुवीय हो गया। अमेरिका का कोई गंभीर प्रतिद्वंदी नहीं है। इस एक ध्रुवीय शक्ति पर अंकुश लगा पाने में संयुक्त राष्ट्र संघ सफल नहीं हो पाया। एक ध्रुवीय विश्व संयुक्त राज्य अमेरिका की मनमानी को यूएनओ नहीं रोक सकता। कई बिंदु हैं। पहला है प्रबल सैन्य और आर्थिक शक्ति। अमेरिका की शक्ति पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा एक ध्रुवीय विश्व में आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बल पर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ यानी किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ पर अमेरिकी प्रभाव की प्रबलता। संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का अत्यधिक प्रभाव है। जैसे अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान देने वाला देश है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है। कोई भी देश इतना धन की दृष्टि से, पूंजी की दृष्टि से ताकतवर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भूक्षेत्र में स्थित है और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव सबसे अधिक बढ़ गया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में ही। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक भी हैं, जिसके कारण हम संयुक्त राष्ट्र संघ को पर किसी प्रकार का अंकुश यूएनओ के माध्यम से नहीं लगा पा रहे। तीसरा, अमेरिका के पास वीटो शक्ति का होना। यदि अमेरिका को कभी यह लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है अथवा अमेरिका को यह प्रस्ताव न जचे, तो वह अपनी वीटो शक्ति से उसे रोक सकता है। महासचिव के चयन में अमेरिकी प्रभाव। अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात बहुत अधिक वजन रखती है। विश्व में फूट डालने की शक्ति। अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति के बल पर विश्व बिरादरी में फूट डाल सकता है और डालता भी है, ताकि उसकी नीतियों का विरोध संयुक्त राष्ट्र संघ में कभी भी कमजोर न हो जाए। निश्चित रूप से वह संयुक्त राष्ट्र संघ पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच ये क्या है बच्चों?
इसको भी सुन लीजिए, छोटा सा शॉर्ट नोट के रूप में आता है, ज्ञाति लघु प्रश्न आता है और प्रश्न में दिया भी है। ह्यूमन राइट्स वॉच यह संगठन मानवाधिकारों की वकालत और उससे संबंधित अनुसंधान करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। फिर से बोल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच यह संगठन मानवाधिकारों की वकालत और उससे संबंधित अनुसंधान करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह संगठन अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। संगठन संसार भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकार के उल्लंघन की तरफ खींचता है। संगठन ने इस अभियान को चलाने में सहायता दी है कि बारूदी सुरंगों पर रोक लगाई जाए, बाल सैनिकों के प्रयोग पर रोक लगाई जाए, अंतर्राष्ट्रीय दंड व्यवस्था की स्थापना करना, यानी पूरे विश्व में एक समान दंड की व्यवस्था हो। ये इस तरह की अनेक समस्याओं पर समाधान करने का प्रयास किया। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता। यद्यपि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की मनमानी को रोकने में बहुत अधिक सक्षम नहीं है, तथापि यूएनओ की प्रासंगिकता को अग्र प्रकार से बताया जा सकता है। पहला है बातचीत के मंच के रूप में उपयोगिता। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कायम कर सकता है और उसने ऐसा किया भी है। दूसरा है अमेरिका की दृष्टि से उपयोगिता। अमेरिकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 193 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। शेष विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता। शेष विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहां अमेरिकी रवैये नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ही वह मंच है जहां अमेरिका के किसी खास दृष्टिकोण और नीति की आलोचना की सुनवाई हो सकती है और कोई बीच का रास्ता निकालने और रियायत देने की बात कहीं और सोची जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अपरिहार्य संगठन है, एक आवश्यक संगठन है। इसको आवश्यक मानने के अनेक कारण हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। विश्व में अनेक राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटित रहती हैं और किसी न किसी कारण एक देश का दूसरे देशों के साथ मनमुटाव व झगड़ा होता रहता है, जिसके कारण कई बार वे एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने की भी ठान लेते हैं। लेकिन युद्ध करना उन देशों व पूरे विश्व के लिए संकट खड़ा करना है। इसलिए युद्ध को टालना और दोनों के बीच विभेद के मसलों पर बातचीत करना और उनका एक ऐसा समाधान करना जो शांतिपूर्वक हो अनिवार्य है। ऐसा तभी हो सकता है जब एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन दोनों के बीच मध्यस्थता के लिए स्वतंत्र हो। इस दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ की अपरिहार्यता सिद्ध हो सकती है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में बच्चों कितने देश हैं? 193 देश हैं और यह विश्व का सबसे बड़ा प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के मुद्दों पर खुले मस्तिष्क से विचार विमर्श किया जाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान में सहायता मिली है। दूसरा है प्राकृतिक आपदा, महामारी आदि से निपटने के लिए। आप देख ही रहे हैं बच्चों, ये पैंडेमिक ईयर है। इस समय कोरोना के संकट से सभी जूझ रहे हैं, कोरोना महामारी से सभी जूझ रहे हैं और यूएनओ बराबर प्रयास कर रहा है कि इसकी वैक्सीन आ जाए। तो इस तरह की कोई भी महामारी हो, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, तो यूएनओ हमेशा अगर किसी देश विशेष में है उस देश को अन्यथा पूरे विश्व को मदद के लिए तैयार रहता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्राकृतिक आपदाओं व महामारियों को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि किसी देश में कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो वह उससे निपटने में अकेला असमर्थ होता है, तो ऐसे में उसे किसी की मदद की आवश्यकता होती है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका अहम हो जाती है।
क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा दूर का एक स्वतंत्र देश अपने देश की सहायता करता है। इसके अतिरिक्त कुछ मसले एक देश के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण होते हैं, जैसे महामारी या आतंकवाद, और जिससे निपटने के लिए देश के पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता होती है, और संयुक्त राष्ट्र संघ इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तीसरा है विश्वव्यापी ताप वृद्धि के दुष्प्रभाव के समाधान में सहायक। आप सभी को मालूम है बच्चों, इस समय विश्वव्यापी ताप वृद्धि हो रही है, यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आज पूरा विश्व विश्वव्यापी ताप वृद्धि के प्रभाव से अच्छी तरह परिचित है। पूरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। परिणाम क्या हो रहा है? ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। यह पूरे विश्व के पर्यावरण पर घातक प्रभाव डाल रहा है। इसके कारण समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। जो जितने ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे, मेल्ट होंगे, तो समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, और जब समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा तो आसपास का जो भी समुद्र तटीय भाग है वो पानी में समा जाएगा। जैसे मुंबई है, दक्षिण के कई शहर हैं, वो सभी जलमग्न हो जाएंगे, पानी से डूब जाएंगे। यदि बढ़ते हुए तापमान को नहीं रोका गया तो विश्व के बड़े बड़े तटीय शहर समुद्र में डूब जाएंगे। इस समस्या का यह सही समाधान तभी संभव हो सकेगा जब विश्व के सभी देश आपस में सहयोग करें। इस प्रकार का सहयोग कैसे और कब किया जाए, इसका समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ इस संबंध में सभी देशों के लिए एक आधार तैयार करने में सहायता करता है। युद्धों की रोकथाम में सहायक। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से विवादित राज्यों के बीच वार्ता का माहौल तैयार किया जाता है। ऐसे मामलों में कई बार मध्यस्थता भी की जाती है। इस प्रकार आज विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाने में संयुक्त राष्ट्र संघ की अहम भूमिका है। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य। झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से 193 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका पर अमेरिकी नियंत्रण लगाने हेतु विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहां अमेरिकी रवैये और नीतियों पर अंकुश लगाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ ही वह जगह है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये या नीति की आलोचना की सुनवाई हो और कोई बीच का रास्ता निकालने और रियायत देने की बात कही और सोची जा सके। पारस्परिक निर्भरता के बढ़ने से संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता। आज विभिन्न समाजों और मुद्दों के बीच आपसी तार जोड़ते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा। लोगों को और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन और उपयोग के ऐसे तरीके तलाशने होंगे जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों में व्यापक धरातल पर मेल खाते। और लास्ट है वैश्विक आर्थिक समृद्धि में सहायता। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य क्या है? संसार में अमन, चैन, शांति की व्यवस्था करना है, लेकिन इसके अतिरिक्त इसकी कुछ सहायक एजेंसियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहायता, समाधान के विकास तथा स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी कार्यों को भी पूरा करती। तो बच्चों, आज आपका ये पूरा चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये पूरा हो गया है। मेरे ख्याल से आसान चैप्टर था, समझ में आया होगा। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित एक प्रश्न, चाहे दीर्घ लघु या दीर्घ उत्तरीय, जरूर एग्जाम में आता है। आज जितना समझाया उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। एक विश्व संस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएं और असफलताएं बताइए। दूसरा, ह्यूमन राइट्स वॉच से क्या समझते हैं। तीसरा, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या। और चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ एक आवश्यक संगठन है, वर्णन कीजिए। तो जो आज इतना ही। इसके बाद आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके इसके क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिए, विस्तृत क्वेश्चन, लघु क्वेश्चन। तब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों।
थैंक यू।